formula you have. Shabash. This is your assignment. First 5 questions have already been done, I think. क्या करके देखे फटाफट. कैपेसिटर हो गया, 1 farad हो गया, डाइलेक्ट्रिक. हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वी हैव टू डिस्टिंग्विश. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 3. First girl, please read the 3rd question. Bete, first bench, first girl, please read the 3rd question from assignment. Come on the mic. Not reading here. Distinguish क्या चीज बेटे? कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. शाबाश बेटे. इन दोनों चीजों में हमने डिस्टिंग्विश करना है. पहले राइट डाउन द हेडिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. सबसे पहले समझेंगे बेटे. पहली बात मैं बताना चाहता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते. कैपिटल के. इसको एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एप्सिलॉन आर. इसके 2 नाम और भी पता होने चाहिए बेटे. इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं. शाबाश, सभी बच्चे लिख लें. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं. कुछ बच्चों ने हेडिंग भी नहीं लिखा, इतने सुस्त हैं अभी. इसका एक नाम और भी है, SIC, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. ये पेपर में इन तीनों नामों में से कहीं से भी आ सकता है. डिफाइन दिस. उम्मीद करता हूं मेडिकल के सभी बच्चों ने हेडिंग लिख लिया होगा. मेडिकल स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर माइक. अब हम बेटे इसको समझते हैं कि ये है क्या. योर अटेंशन. देखो बेटे, मैंने एक चार्ज लिया Q1 और एक चार्ज लिया Q2 and the gap between their center is small r. Number, the gap between these centers of 2 charges and charges should be at rest. यही 2 चार्जेस मैंने यहां पर भी रखे हैं. सेम 2 चार्जेस, Q1 और Q2. और यहां पर भी गैप मैंने सेम रखा है, बिल्कुल सेम. लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाला जो मैंने ये चीज रखी हुई है, दैट इज इन वैक्यूम. और नीचे वाला जो चीज मैंने रखी है बेटे, उसको मैंने मीडियम में रखा हुआ है. मे बी सम लिक्विड और समथिंग इन मीडियम. अब ये जो मीडियम है, इसकी एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनो. शाबाश. अगर मैं यहां पर फोर्स कैलकुलेट करूं, वैक्यूम के अंदर फोर्स कैलकुलेट करूं,
और यहां पर मैं मीडियम में फोर्स कैलकुलेट, कौन सा फोर्स, क्यूलम्स फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। क्यूलम लॉ का फार्मूला निकालते हुए यहां से निकालूं फोर्स और यहां से निकालूं। एक बात याद रहे, दोनों ही केसेस में आर इक्वल हैं। आर क्या है, गैप बिटवीन द टू चार्जेस, और दोनों ही केसेस में सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस। तो वन यहाँ रखा वही यहाँ, तो क्यों रखा वही। अब ध्यान सुनना, अब खास बात है, सबसे खास बात, इन दोनों चार्जेस में वैक्यूम में कितना फोर्स आया वो यहां निकालो और उसको डिवाइड कर दो जो मीडियम में फोर्स आया। ये जो रेशो आएगी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। मीडियम का, इस मीडियम का फार्मूले की लैंग्वेज लिख दूं, इस फार्मूले की लैंग्वेज लिख दूं बेटे, तो वो लैंग्वेज इस की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाएगा। देखो पहले नॉर्मल मैं हिंदी भाषा में बोल के दिखाता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो फोर्सेस की रेशियो होती है और ये दोनों फोर्स दो चार्जेस के बीच में होते हैं। शर्त यह है कि उन चार्जेस को पहले वैक्यूम में सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट रखना है, फिर उन्हीं सेम चार्जेस को मीडियम में रखना होता है, सेम डिस्टेंस अपार्ट। अब ये रेशियो आएगी, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द electrostatic force between two given charges placed certain distance apart in vacuum to the electrostatic force between same two charges placed same distance apart in the medium. Got it? यानी कि किसी चीज की लैंग्वेज बना देनी है आपने इंग्लिश में, प्रॉपर सिंगल सेंटेंस में लैंग्वेज बनानी है, तब ये डेफिनेशन बनेगी। एक बार फिर से देखो, दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा और उनमें क्यूलम्स लॉ का फार्मूला लगा के, आपको पता है बेटे क्यूलम्स लॉ का फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू क्यूलम्स कांस्टेंट स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यूलम्स का फार्मूला निकाल के लगा के पहले वैक्यूम में फोर्स निकालो, फिर ऐसे पूरी अरेंजमेंट को मीडियम में डिप कर दो, जैसे कि पानी में डिप कर दो, तो उसको मीडियम में डिप करके फिर से फोर्स लगा के फार्मूला निकालो और उन दोनों फोर्सेस की रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगी। अगर पानी में डिप करे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का आएगा, अगर ग्लिसरीन में डिप करे तो ग्लिसरीन का आएगा। अब एक बार फिर से इंग्लिश में डेफिनेशन सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a medium is defined as ratio of electrostatic force between two charges placed certain distance apart in vacuum to the electrostatic force in medium between same two charges placed certain distance apart inside vacuum। और कोई बच्चा पूछे सर इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट, तो मैं कहूंगा बेटे देखो ये भी न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है, न्यूटन से न्यूटन कट, तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। ओके, और एक बात सुनो, अगर आपको कल को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको कल को बोल रहे डिफाइन स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखी। तीन नाम होते हैं इसके। अब आ जाओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको स्टडी करते हैं बेटे। ये क्या है, ध्यान से देखो, मेरे पास कैपेसिटर की ये एक नेगेटिव प्लेट है और ये कैपेसिटर की एक पॉजिटिव प्लेट है। मतलब ये दोनों बैटरियों को, दोनों प्लेटों को नीचे बैटरी से जोड़ रखा है, सीधी बात ये। अब इसके अंदर मैंने ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया बच्चे,
डाई इलेक्ट्रिक, जैसे कि कांच, जैसे कि गत्ता, इस तरह की चीजें, ये डाई इलेक्ट्रिक। और बेटे अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट के हो, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी हम डिफाइन करके आए हैं, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपिटल के। तो ऐसा देखा गया, ध्यान से सुना, जब ये कैपेसिटर जब ये कैपेसिटर बिना डाइलेक्ट्रिक के होता है, यानी बीच में वैक्यूम होता है या एयर होता है, तब उसकी कैपेसिटी सी नॉट होती है। बच्चा बोलेगा सर आपका मतलब ये येलो कलर का जो डाइलेक्ट्रिक आपने दिखा रखा है इसको निकाल दो। आंसर इज यस, इसको निकाल दो और बीच जो कैपेसिटर बचेगा उसकी कैपेसिटी सी नॉट बोल दी। अब वापस इसको रख दो, यानी जितनी भी जगह है सारी जगह भरनी चाहिए, ये इधर से टच करना चाहिए एक तरह से प्लेट पर, सारी जगह भर दो डाइलेक्ट्रिक की, तब कैपेसिटर की कैपेसिटी सी बन जाती है। और ये सी नॉट से बड़ी होती है, ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? के टाइम्स। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटी इंक्रीजेस के टाइम्स if the gap between the plates of the capacitor is filled with the dielectric। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इसको इसको अंडरस्टैंड नहीं करना, हमने तो ये स्टडी करना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसके मॉलिक्यूल की बात कर, मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर। अब केमिस्ट्री की ये टर्म है, यू शुड ऑल नो व्हाट इज मेंट बाय पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुन। एक मॉलिक्यूल जिसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हो और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग पॉइंट पर हो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के ऊपर पॉइंट साइड ना करे, बल्कि अलग अलग पॉइंटों पर हो। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल हो तो उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाए तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। हमेशा याद रखना है, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब मैंने ये आपको क्यों बात बताई, जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को यहां पर रखेंगे तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होएगा सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिव चार्ज होएगा वो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के ऊपर खींच जाएगा। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इधर खींचेगी और इसके पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव प्लेट इधर खींचेगी। इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल और ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। इस इलोंगेट होने के बाद इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, लंबू सी बन जाएगी बेटा। ये जो पोलर मॉलिक्यूल की ये स्ट्रेचिंग हो जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब ध्यान से सुनो, अब फिर हमने तो ये पढ़ना है, इसका तो टीचर ने अभी तक नाम ही नहीं लिया, ये क्या होता है। जैसे जैसे मैं इस पोलराइजेशन को बढ़ाना हो, यानी इस मॉलिक्यूल को ज्यादा स्ट्रेच करना हो, तो मेरे को पॉजिटिव प्लेट की पोलैरिटी को ज्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा और नेगेटिव प्लेट की पोलैरिटी को ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, और ये मॉलिक्यूल ऐसे खींचता चला जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहा हूं उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये मॉलिक्यूल बीच में से टूटने वाला होगा, कगा ऐसी टूटने जैसी सिचुएशन हो जाएगी। ऐसी जैसी खींचते खींचते ये नेगेटिव चार्ज इधर अलग होने लगेगा और पॉजिटिव अलग, ये दोनों खींचने लगेंगे बेटा। ध्यान से सुनो, जब ये बिल्कुल खींचने के टूटने के बिल्कुल कगार पर हो
वहां पर आपने रुक जाना, टूटने नहीं देना, टूटने से जस्ट पहले। यानी बच्चा बोलेगा सर पोलराइजेशन इतनी ज्यादा कर देनी है बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अरे कुछ नहीं समझ आना, फिर अगर बाहर देखोगे तो कुछ नहीं समझ आना, ये +2 है, याद रहे। कोई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो क्लास से +1 तक मेरिट में आते हैं और +2 में कंपार्टमेंट आ जाती है, याद रहे, बाहर मत देखो। तो स्ट्रेचिंग करते करते इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है कि इसका यहां से टूटना जस्ट बचा होता है, और अगर ये टूट जाए उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यानी कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को तोड़ने से जस्ट पहले जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये डाइलेक्ट्रिक अपनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से पहले ज्यादा से ज्यादा कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है, पर शर्त यह है कि स्ट्रेचिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल यहां से टूट मत जाए, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ गया। यानी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी डाइलेक्ट्रिक की के अक्रॉस अप्लाई किया जाने वाला वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको ये डाइलेक्ट्रिक सह सकता है विदाउट अंडरगोइंग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इज दैट क्लियर? अब फिर इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? इंग्लिश कैसे बोलूंगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is that much maximum electric field which can be applied across the plates of the capacitor such that dielectric breakdown of dielectric is just avoided, is just avoided। किसी डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले, जस्ट पहले ज्यादा से ज्यादा कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है ताकि उसकी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जस्ट बची रहे होने से। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता क्या है? पोलर मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग होते होते यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का टूट जाना, उस टूट जाने को बिल्कुल जस्ट टूटने की कगार पर लेके जाना है, पर टूटने नहीं देना। ओके, तो ये दोनों वर्ड आपस में कंफ्यूज करते हैं लेकिन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जस्ट इन दोनों की रेशो है, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की खास वैल्यू है जो कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस अप्लाई किया जा सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना है। साथ में शर्त ये भी है कि डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होने देना। For maximum electric field that can be applied across the plates of the capacitor such that dielectric breakdown of the placed dielectric is just avoided, is just avoided। अब जिन बच्चों को ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ दीज डेफिनेशंस आर क्लियर। अगर नहीं समझ आई तो आप लेफ्ट हैंड खड़ा कर, नहीं समझ आई तो if everything is right for you please raise the right hand, right for you right hand। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड में। ओके, इट मीन सभी को समझ आ गया, शाबाश डाउन। अब गौर से देखो, हमारा असाइनमेंट में 3rd क्वेश्चन हो चुका है। तो मैं इसकी लैंग्वेज बोलता हूँ, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, सर वो जो लंबी सी आपने डेफिनेशन की लैंग्वेज बोली मेरे को समझ तो आ गई लेकिन क्या मेरे को वो याद रहेगी? वो एवरीथिंग इज इन द बुक्स, आपको मेनली समझ आना चाहिए, सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है? 2 microfarad capacitor is charged from 0 to 5 coulomb. The graph of V versus Q is what? Charge between voltage and
ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड चार्ज। देखो बेटे ध्यान से सुनो, आपको याद है कोई कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर की सर्टेन कैपेसिटी होती है, और ये कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। जो फैक्ट्रीज में कैपेसिटर बना बना के मार्केट में बेचता है, वो डिसाइड करेगा ये कितने फेरेड का है। गॉट इट। फिर इस कैपेसिटर से इसका काम लेने के लिए इसको बैटरी से जोड़ना पड़ता है नीचे। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, वेरिएबल बैटरी है, और इस वोल्टेज को ज्यादा कम कर सकते हैं। जितना इस वोल्टेज को हम ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर इसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अकमुलेट होता जाएगा, जिससे इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। और यही हमने पढ़ा था, कैपेसिटर इज ए डिवाइस which stores the energy in it in the form of electric field। ये हमने पढ़ा था। साथ में हमने ये भी करा था बेटे कि कैपेसिटी का फार्मूला ये होता है, याद है बेटे? कैपेसिटी का फार्मूला ये होता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर इसको इधर ले जाऊं तो Q इज इक्वल टू CV, और ये जो C होती है कितने फैराड का है, इसकी वैल्यू डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर, डिसाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो भी इसको बनाता है फैक्ट्री में। इसका मतलब C एक बार सिलेक्ट करके सर्किट में लगा दिया तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, और जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती हैं तो उनका जो ग्राफ होता है बेटे, वो हमेशा लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन जब कोई दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ आया आपको ये ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन आया बेटे? ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इफ दिस आंसर इज क्लियर टू यू, प्लीज रेज योर राइट हैंड। Please raise your right hand why this graph is linearly rising straight line। बेटे मेडिकल एक बार तो हाथ खड़ा किया करो ना, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। ओके, तो ये समझ आ गया मेरे बच्चों को। अब हम इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू, एमसीक्यू पे आ जाओ। ऊपर वाला जो सेक्शन था वो +2 का सेक्शन था, और नीचे वाला जो सेक्शन है वो +2 और एंट्रेंस दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ओके, अब बॉयज में, मेडिकल के बॉयज में फर्स्ट बेंच सेंट्रल बॉय सरदार बच्चा, आप बेटे इसमें से क्वेश्चन पढ़ोगे। फर्स्ट क्वेश्चन सारा पढ़ दो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। फर्स्ट एमसीक्यू, आपको पढ़ने अपने माइक के ऊपर। मेडिकल की सेंट्रल लाइन में फर्स्ट बच्चा, फर्स्ट बेंच सेंट्रल, जल्दी पढ़ो इसको। यार वेरी लेजी, यार वेरी लेजी। A solid conducting sphere having a charge Q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell. The potential difference between the sphere of the solid sphere and that of outer surface of the hollow shell is V. The new potential difference between the same two surfaces if the shell is given a charge -V capital V. तो बैठो बेटे, हो सकता है माइक की आवाज इतनी अच्छी नहीं थी, बैठो, या दूर पड़ा हो सकता है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q, बैठ जाओ बैठ जाओ। A solid conducting sphere having charge Q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow sphere। देखो ऐसे है MCQ1,
एक ये चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक है, चार्ज्ड स्फीयर, स्फीयर है बेटे, अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड है, और उसके ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक है। प्लीज सिट डाउन। बेटे यहां से वीडियो उड़ गया आपका। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई सम स्टूडेंट। तो बेटे ये देखो, एक चार्ज स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू, और ये सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस है R1। फिर उसके ऊपर एक शैलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, हॉलो, और इसका रेडियस है R2। अब आपको कहता है कि पहले तो इन दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आप लॉजिकली। तो गौर से देखो बेटे, जो अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना स्फीयर का, स्फीयर का, वो है के क्यू अपॉन उसका रेडियस कितना है, R1। ये स्फीयर का हो गया, अंदर वाले का। और बाहर वाले स्फीयर का क्या हो गया बेटे, बाहर वाली शेल का कह दो चलो, जो होलो स्फीयर है। आप कहोगे सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसने इसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस। तो के, और आपको पता है पोटेंशियल के फार्मूले में चार्ज की पोटेंशियल पोलैरिटी लेनी होती है अपॉन उस दूसरे वाले का रेडियस R2 है, ये लगा दिया हमने। ये पहला और ये दूसरा बेटे। अब अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर क्वेश्चन में तो कुछ और है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस सिचुएशन के बाद, इस सिचुएशन के बाद इन दोनों में अगर बाहर वाली शेल को हमने -3 क्यू चार्ज दे दिया, -3 क्यू चार्ज दे दिया, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या एडजस्ट होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस। तो शेल वाला पोटेंशियल अगर देखा जाए बेटे, तो वो ऑन दी सेम हो गया इतना। अब अगर -3 क्यू इसको चार्ज को बाहर से शेल दे दिया, व्हेन 3 कूलम इज गिवन टू शेल, टू शेल, तो शेल का एडिशनल पोटेंशियल कितना हो गया, एडिशनल पोटेंशियल ऑफ शेल। तो आप बोलोगे सर वो हो गया वो हो गया सर के क्यू की जगह आप लिखोगे -3C अपॉन उसका रेडियस बाहर वाली शेल का R2। कितना आप बोलोगे, ये स्मॉल के है, स्मॉल के का मतलब कूलम कांस्टेंट, जिसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हो। अब बच्चा मेरे से पूछेगा सर क्या ये माइनस चार्ज भी अंदर इंड्यूस नहीं करेगा चार्ज? बिल्कुल करेगा। उसने अंदर चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है इस पोटेंशियल ने यहां पर भी इंपैक्ट डाला और खुद के ऊपर भी इंपैक्ट डाला। तो शेल का जो चार्ज पोटेंशियल है वो इन दोनों को मिलाकर बनेगा, और सफियर का भी पोटेंशियल है वो इन दोनों को मिलाकर बनेगा, अंदर वाले सफियर का भी, क्योंकि इंडक्शन वहां पर भी होनी है। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में अभी भी कितना रहेगा, V रहेगा बच्चे। दोनों का माइनस करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इसका मतलब बेटे इसमें ऑप्शन आपने पिकअप करनी है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ये था आपका MCQ1। कुछ बच्चों को इसका बेस में और ज्यादा मजबूत कर देता हूं। कैसे, देखो, अगर कोई सफियर हो, सफियर हो, उसके सफियर के अंदर
कोई चार्ज हम दे दें क्यों, तो वो सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आ जाता होता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। स्किन इफेक्ट बोलते हैं इसको, स्किन इफेक्ट। और इसका रेडियस है आर। तो पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू और आर। और ये आइसोलेटेड जो सफियर हमने लिया है, आइसोलेटेड सफियर, अगर इसकी कैपेसिटी आपसे पूछ ले, आप कहोगे सर कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो ठीक है, फिर V की वैल्यू यहां रखी तो इट बिकम्स Q और V के क्यू अपॉन R, और ये बन गया R अपॉन K। और ये K क्या होता है, क्यूलम्स कांस्टेंट। और क्यूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम में कितनी होती है बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम भी हो, अगर ये मीडियम भी हो तो एप्सिलॉन आर आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो कैपेसिटी ऑफ द आइसोलेटेड सफियर, सभी बच्चों ने याद रखना है, आइसोलेटेड सफियर की वैल्यू होती है R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये डिवाइड अपॉन डिवाइड, ये घूम के ऊपर जाएगा। कैपेसिटी का ये फार्मूला बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ में रेडियस, रेडियस। ये फार्मूला होती है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड सफियर। ये इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। शाबाश। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन, अ मेटल sphere A of radius small a is charged to potential B V. What will be its potential if it is enclosed by the conducting shell B of radius B? The two are connected by the wire. ध्यान से सुन। तो हम इसको देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटे, कह रहा है हमारे पास एक मेटल सफियर है ए और उसका रेडियस है स्मॉल ए। ओके, फिर इसको सराउंड कर, और इसका पोटेंशियल है वी, पोटेंशियल इसका वी है। फिर इसको सराउंड कर रखा है एक दूसरे सफियर से, और उस कंडक्टिंग शेल को बी बोला है इसने, और इसके रेडियस को बोला है बी, इसके रेडियस को बोला है बी, स्मॉल बी। कहता आप मेरे को ये बताओ, क्या बताना है हमने, what will be its potential if enclosed by a simple wire, what will be its potential, its का मतलब सफियर का पोटेंशियल इसका बताना है, सफियर का। लेकिन कब, ध्यान से सुनो, जब इन दोनों को आपस में एक वायर से जोड़ दिया गया, वायर से जोड़ दिया गया तब, when connected, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपको पता होना चाहिए, योर अटेंशन, कि जब कोई चीज वायर से हमने जोड़ दी, जब कोई चीज हमने वायर से जोड़ दी, तो इसका मतलब है कि हमने उनमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर दी विद द हेल्प ऑफ सम कंडक्टर लाइक कॉपर वायर। ओके, तो फिर अल्टीमेटली पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, because they are connected with the wire. Potential of A is equal to potential of B, right? वायर से कनेक्टेड है। और थोड़ी देर पहले हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा क्या था बेटे, के क्यू अपॉन आर, राइट। तो इसको अगर हम इधर ले जाएं, शाबाश, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वी आर, वी आर आ जाएगी चार्ज की वैल्यू बेटे।
तो यहां पर फिर हमारे पास बचा क्या? अब एक स्फेरिकल शेल को क्या है, कनेक्टेड बाय द वायर है, तो दोनों तरफ से जब हमने जोड़ दिया इसको बेटे, तो हमें लिखना पड़ेगा therefore A and V is equal to B and V dash. A and B is equal to E and B dash. So therefore B dash is equal to A upon B into V. A upon B into B. तो कौन सा ऑप्शन बन गया? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बन गया बच्चे हमारे पास। राइट। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं बेटे। थर्ड क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज Q1 is 2 microcoulomb placed at the origin of coordinate axis. Coordinate axis. कहता ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है बेटे। इस ओरिजिन के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है? यहाँ पर Q1 इक्वल टू -2 microcoulomb is placed at the origin of the coordinate axis. A second charge Q2 is placed on the axis at x equal to 100 centimeter. तो यहाँ पर हम Q2 रख देते हैं, उसकी वैल्यू भी उसने दे रखी है बेटे कितनी? -3 माइक्रोक्यूलम। ये भी माइनस पोलैरिटी का है, और पहले वाला प्लस का है बच्चे। Q1 इज +2 माइक्रोक्यूलम, और यहाँ पर जहां रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, और आप सभी को पता है ओरिजिन के ऊपर x की वैल्यू 0 सेंटीमीटर होती है। अब इतनी बात करने के बाद वो कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर 0। एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट बताओ जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। पॉइंट बताना है वेयर पोटेंशियल नेट इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ये बताना बेटे। ध्यान से सुन लो, फिर से क्वेश्चन बता दो। इस स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट बताना है हमने जहां पर पोटेंशियल हमारा 0 हो। ओके, अब इसको हम करके देखते हैं बेटे। एक बच्चा कहता है सर आप इसके लिए कौन सा लॉजिक लगाओगे करने के लिए? मैं कहूंगा बेटे आपका मैंने बेसिक बनाया था, वो बेसिक ये बनाया था, अगर कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हो और उससे हम r दूरी के ऊपर चले जाएं, तो जो पॉइंट P है उस P पॉइंट पर, क्यों क्या है, चार्ज है, P पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने आपसे पूछा हो तो उसका फार्मूला हमने करा था क्यूलम्स कांस्टेंट में हमारा चार्ज, और उस चार्ज से ऑब्जर्वेटरी पॉइंट की कितनी दूरी है, r, ये फार्मूला हमने करा था। और साथ में ये भी बताया था कि चार्ज की पोलैरिटी को बीच में इन्वॉल्व करना होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पोटेंशियल के क्वेश्चनों में। अब इधर आ जाओ, तो एक चार्ज प्लस का है, एक चार्ज माइनस का है। मान लो यहां पर भी नेट पोटेंशियल 0 है, V नेट इज इक्वल टू 0 वोल्ट, इस पॉइंट पर बोल देते हैं, और हमने ये कह दिया से। और ये पॉइंट ओरिजिन से, मान लो ये पॉइंट ओरिजिन पे है x डैश की दूरी पर, x डैश की दूरी पर। ठीक है बेटे। अब कोई बच्चा बोलता है सर यहां पर जो पोटेंशियल होगा क्या वो आपका 0 हो सकता है? मैंने कहा बेटे ऐसे करते हैं, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं, इस चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, दोनों का टोटल कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो बच्चा कह रहा है सर पहले इसकी वजह से निकालते हैं। आई सेड ठीक है। तो पोटेंशियल इस पॉइंट को मैं P पॉइंट बोल देता हूँ। पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2,
तो बच्चा बोलेगा सर उसका फार्मूला बनेगा K Q2 अपॉन, ये वाली दूरी लिखनी पड़ेगी सर आपको, जिसको आप अभी ब्राउन कलर से मेंशन कर रखे हो, ये वाली दूरी लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा ये ब्राउन वाली दूरी है कितनी? सर देखो आप यहां तक आपका 100 है, 100 है ना, तो आप उसमें से इस x डैश को माइनस कर दो, x डैश को। तो आई सेड ओके, टोटल कितना है 100, और आपको पता है बेटे 100 को इट कैन बी सेड एज 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। तो मैंने क्या करा, 1 मीटर में से x डैश माइनस कर दिया, तो अपने आप ब्राउन लाइन वाला डिस्टेंस बन गया, ब्राउन लाइन वाला डिस्टेंस। तो मैंने इसमें से x डैश माइनस कर दिया, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया K क्यू अपॉन R। अब बच्चा कह रहा है सर आप ओरिजिन वाले पॉइंट से भी पोटेंशियल निकाल लो। ओके, ओरिजिन वाले से यहाँ P की कितनी दूरी है, x डैश, तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन x। अब आपको पता है बेटे पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर कभी नहीं होती। आप कभी भी पोटेंशियल के ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ नहीं देखोगे किसी भी बुक में। तो जो पोटेंशियल होते हैं उनको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। देयरफॉर आप नेट पोटेंशियल कितना हो गया बेटे, वी नेट इज इक्वल टू ये व्हाइट वाला पी वी डिप, ठीक है, ड्यू टू Q2 प्लस ये पिंक वाला पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो मैंने इसको ऐड किया, अब ये फार्मूला क्या बन गया, K Q1 माइनस एक्स डैश प्लस K Q2, इधर 1 आना था, और डिवाइडेड बाय एक्स डैश, ये तो एक्स डैश है ना, ये पोटेंशियल आ गया। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में बोला है सच दैट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 0, तो ये नेट पोटेंशियल हमें 0 दे रखा है, गिवन गिवन, तो हमने इसको 0 पुट कर दिया बच्चे। 0 पुट करते ही आप देखो इसमें से कूलम्स कांस्टेंट K कॉमन आ गया, K कॉमन आते ही 0 के नीचे चला गया, खत्म हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट Q2 1 माइनस एक्स डैश प्लस Q1 अपॉन एक्स डैश, गॉट इट। किसी एक को इधर ले आओ, Q1 अपॉन एक्स डैश विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू Q2 अपॉन 1 माइनस एक्स डैश। अब हमने इसमें डाटा फिलअप करना है बच्चे, डाटा फिलअप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डाटा फिलअप करने के लिए मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं, तो मैं यहां पर आपकी कैलकुलेशंस करके दिखाता हूं ग्रीन कलर से। ओके, तो देखो बेटे Q1 की वैल्यू रखते हैं, Q1 कितना हमारे पास, ये पड़ा +2 माइक्रो क्यूलम, तो लिखेंगे माइनस ये फार्मूले वाला +2 माइक्रो क्यूलम डिवाइडेड बाय एक्स डैश, और उधर क्या लिखेंगे, इक्वल डाल के Q2 लिखेंगे, Q2 कितना है -3 माइक्रो क्यूलम, तो ये +2 था और उधर वाला था -3 माइक्रो क्यूलम। अच्छा ये एक माइनस ये है और ये एक प्लस ये है, ये Q1 अल्टीमेटली माइनस ये और ये प्लस, अल्टीमेटली यहाँ माइनस बन जाएगा। और इधर देखो ये माइनस ऑलरेडी माइनस है, ये तो यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो माइनस सर्वाइव करेगा। और नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स डैश। अब माइक्रो माइक्रो कट गए, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया 2 अपॉन एक्स डैश इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस एक्स डैश। क्रॉस पोजिशनिंग कर लो बेटे, तो 2 माइनस 2 एक्स डैश इज इक्वल टू 3 एक्स डैश, इसको उधर ले जाओ, तो 2 प्लस इक्वल टू 5 एक्स डैश, तो इसको नीचे ले आओ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना हो जाएगा बेटे, एक्स डैश आ गया, क्या हो गया
देखिए जरा कितना क्या हो गया, ये क्या हो गया, वहां से पटा इसको। चलो, तो यहाँ से एक्स डैश कितना हो गया, 2/5 बटे, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एक्स डैश इक्वल टू 2/5, मतलब के एक्स डैश इज इक्वल टू 0.4 मीटर। देखो है अपना आंसर। देखो बेटे कौन सी ऑप्शन बनी बताओ, थर्ड की फर्स्ट ऑप्शन बन गई है, थर्ड की फर्स्ट। ओके। एक बच्चा कहता है सर आप और भी देखो गौर में, गौर से कुछ और भी लिख रखा है। और एक चीज देखो बेटे, इन्होंने गलती से तीनों ऑप्शन सेम प्रिंट कर दिए हैं। नहीं अच्छा, नेगेटिव में करेंगी तो हमारा था 0.4 प्लस में आया, तो फर्स्ट ऑप्शन हुई। अब बच्चा यहाँ कहता है सर -2 मीटर भी तो लिखा हुआ है एक ऑप्शन के अंदर, देखो -2। बेटे -2 भी आ सकता है अगर मैं इस पी पॉइंट को इधर ना लेके इधर कंसीडर करता, इधर कंसीडर करता, पी पॉइंट को यहां ना लेके यहां लेता, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर निकलता आंसर, तो लेफ्ट साइड पर निकलता तो दूसरी ऑप्शन आ जाती हमारी। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर मेरे को पेपर में कैसे जजमेंट होएगी कि पोटेंशियल यहां पर होएगा जीरो, कि यहां पर जीरो होएगा, कि यहां पर जीरो होएगा। तो मैं कहूंगा बेटे जिस पॉइंट पे आप सोच रहे हो ना पोटेंशियल जीरो, वहां पर 1 कूलम का चार्ज रख के देखो, इमेजिनरी माइंड से कि अगर 1 कूलम का चार्ज आपने यहाँ रखा तो ये -3 इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये +2 है जो, ये उसको उधर को रिपेल करेगा, देखो क्योंकि ये +कूलम है चार्ज का। तो जो पोटेंशियल निकालना होता है वहां पर ये चार्ज हमारा हिलना नहीं चाहिए, जीरो नेट पोटेंशियल के ऊपर चार्ज मूवमेंट नहीं करता। एक बच्चा कहता है सर इधर हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, देखो कैसे। यहाँ पर आप 1 कूलम का चार्ज रख के देखो, सर रख के देखा, तो जब ये रखा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है हमारा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। ओके, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आगे। तो इसलिए ये दोनों पॉसिबल है, मुमकिन है। एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो दोनों का नेट पोटेंशियल यहां से नलिफाई कर सकता है। एक बच्चा कहता है सर कैसे करेंगे, चार्जेस की वैल्यू तो अलग अलग है। भाई चार्जेस की वैल्यू अलग है तो दूरी भी तो अलग अलग है, यहाँ से दूरी अलग है और यहाँ से दूरी अलग बनेगी। तो जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है अपने मन में सोचना होता है कि क्या वहां पर चार्ज 1 कूलम का चार्ज मन में रख के देखो, अगर नेट पोटेंशियल वहां पर जीरो है तो वो हिलना नहीं चाहिए। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सभी बच्चे फोर्थ क्वेश्चन पे आए। फोर्थ क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि ये अभी शेल, तीन तीन शेल वाला आपके सिलेबस में नहीं रहा बेटे, अब ये पुराने सिलेबस का है फोर्थ क्वेश्चन, यू कैन लीव इट। ओके, फिफ्थ को भी छोड़ सकते हो। सिक्स्थ पे आते हैं, सिक्स्थ सिक्स्थ क्वेश्चन हम कर सकते हैं, शाबाश। सिक्स्थ एमसीक्यू, देखो क्या कह रहा है। 3 कंडेंसर्स हैं, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड सच दैट 2 and 3 आर इन सीरीज एंड 4f इज पैरेलल टू देम। गौर से देखो बेटे, कह रहा है 3 कैपेसिटर हैं, उनमें से ये 2 माइक्रोफेरेड है C1, इसको C1 क्या देते हैं, C2 है 3 माइक्रोफेरेड, और ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, हमने सीरीज में लगा दिए। फिर बोलता है इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में लगाना है अगले कैपेसिटर पे। तो हमने ये पैरेलल पे लगाया, मान लो ये C3 है और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। लिमिट में जाता है तो ये रखिए सर, 4 माइक्रोफेरेड आ गया बेटे। अब आपको बोलता है, हाँ यस, कि
यहाँ पर ये जो y और x पॉइंट है, इनकी कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी बिटवीन x एंड y। देखो बेटे खुद करके देखो, आपको सीरीज एंड पैरेलल का मैंने फार्मूला कराया था, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। क्या आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? शाबाश, ट्राई योरसेल्फ बेटे, पेन चलाना सीखो। ना चलाओ बोर्ड में तो चलाना पड़ेगा फाइनल एग्जाम, अभी नहीं चलाना। देखो ये नॉन मेडिकल का बच्चा ऐसे हिला भी नहीं है, ऐसे बैठा है एक बच्चा, हिला भी नहीं है वो, पता नहीं वो बोर्ड के एग्जाम क्या देगी। आप इसकी कोशिश करो, मैं आपको सीरीज और पैरेलल के फार्मूले बताता हूँ। ये दोनों सीरीज है। पिछली बार मैंने बोला था कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों, इसको बोल देते हैं हम सी ए, सी बी और सी सी, और ये पॉइंट मैं बोलता हूँ एल एम। तो आपको मैंने सिखाया था कैपेसिटी बिटवीन एल एम सीरीज में ऐसे होता है, 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, सीरीज में। ये सिखाया था पिछली बार। और पैरेलल में क्या सिखाया था बेटे? अगर कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हों जैसे कि, और हमने निकालना हो टी और आर के बीच में कैपेसिटी, ऊपर वाला कैपेसिटर सी टॉप है, नीचे वाला सी मिडल है, और ये सी बॉटम है, और कैपेसिटी बिटवीन टी आर निकालनी हो, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। सी टॉप, सी बॉटम, सी मिडल, तीनों ऐड हो जाते हैं। ये फार्मूले मैंने करवाए थे, इनको यूज करो और करके दिखाओ ये कुछ। अरे आपने करना है, ये मैंने नहीं कराना। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करना करते रहो, करना आपने ही है। खास तौर पे लास्ट बच्चों को बुलाऊंगा मैं, ये बात याद रहे। आपको कैमरे के सामने कॉपी करनी होगी ताकि प्रिंसिपल मैम देख सके आपने कितनी कोशिश करी है। कॉपी करवाऊंगा कैमरे के सामने आप। चलो शाबाश, यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है, उन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है प्रिंसिपल मैम। हरी अप हरी अप, कुछ ना कुछ एफर्ट होने चाहिए। ये फार्मूले इन दोनों पे लगाओ सीरीज में, और जो आंसर आ जाए इसके साथ पैरेलल में लगाओ। हरी अप बेटे, मैं नोट कर रहा हूँ, याद रखना। जो बच्चा नहीं कर रहा मेरी उस पर खास नजर है, जो कोशिश भी नहीं कर रहे। जो बच्चे कोशिश भी नहीं कर रहे हैं वो अपना नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। शाबाश, कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? जितना टाइम इस क्वेश्चन को देने के लिए मेरे को देना चाहिए था, उसका 3 टाइम्स दे चुका हूं मैं, 3 टाइम्स मोर टाइम। एक भी बच्चा इसका आंसर नहीं बता रहा। सर सी ऑप्शन। तो आप कह रहे हो सी ऑप्शन, यानी के, यानी के बेटे कौन से होगा? अब 5.2 कह रहे हो? यस। तो 5.2 माइक्रोफैरड आपका बिल्कुल सही। सभी बच्चों को शाबाश देनी पड़ेगी। तो इस कैपेसिटर का सी एक्स वाई 5.2 वाला आंसर सही है, 100% करेक्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो इसको फिर मैं नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे। करके कोई बच्चा बताएगा 7th की कौन सी ऑप्शन है? 7th क्वेश्चन की ऑप्शन बताओगे क्या? सी। वो कह रहा है
हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ऑफ रेडियस R1 एंड R2। एक स्फीयर ये है, उसका रेडियस R1, दूसरा स्फीयर ये, उसका रेडियस R2, और बोल रहा है इन दोनों की पोटेंशियल सेम है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, एंड बोथ आर गिवन इक्वल, सेम गिवन। लेकिन बेटे रेडियस इक्वल नहीं है, रेडियस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो हम इक्वल नहीं ले सकते रेडियस को। अब वो कहता है अगर इनका पोटेंशियल सेम है तो आप मेरे को ये बताओ कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी रेशो क्या होगी, चार्जेस की रेशो क्या होगी ये बताना। Q1 अपॉन Q2 की रेशो बतानी है। योर ऑप्शन C. तो इसमें सी ऑप्शन होएगी, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कैसे पता लगा आपको सी ऑप्शन है? तो बेटे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, ये होता है पोटेंशियल। ओके, के क्यू अपॉन आर है पोटेंशियल, तो दूसरे का भी यही होगा, 1 के लिए ये लगा दो, यस, और 2 के लिए भी यही लगा दो, के क्यू टू अपॉन R2। तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने क्योंकि सेम दे रखे हैं। अब क्यूलम्स कांस्टेंट के कट गया, Q2 अपॉन R2, Q1 अपॉन R1। अब रेशियो हमसे पूछिए 1/2, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो आप याद रखो चार्जेस की रेशो डायरेक्ट रेडियस की रेशो के बराबर ही होती है, बशर्ते कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो। If two spheres of different radii have same potential, then ratio of the charges is equal to direct ratio of their radii. Okay? किस बच्चों को ये समझ आ गया? Raise your right hand. Okay. चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना चाहिए वैसे। टाइम बचा है लेक्चर में? बेटे टाइम बचा है क्या? Three condensers 8, 12 and 16 microfarad are in series if 12 potential is, if the potential on इतना volt the potential difference between the ends of the combination is। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो बेटे। 8 और 12 और 16 और माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड, इन तीनों कैपेसिटरों को सीरीज में लगा रखा है। ये लो जी, सीरीज में लगा दिया। अब वो कहता है अगर मैं वोल्ट मीटर लेकर आऊं, वोल्ट मीटर, तो वो वोल्ट मीटर में 12 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस लगा दूं, हम भी लगा देते हैं। ये लो 12 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया और उसने इसकी रीडिंग मेरे को निकाल के दी 60 वोल्ट, 60 वोल्ट निकाल के दी। अब वो मेरे को ये बोलता है कि मेरे को बताओ ये जो ओवरऑल पूरा कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस जो मैंने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी पूरे कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ वोल्ट मीटर लगा दूं तो उसकी रीडिंग कितनी होगी? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दी, क्या बेटे, होल कॉम्बिनेशन। हो गई ये क्वेश्चन। एनीबॉडी, किसी ने करा हो या कोई आइडिया दे सकते हो? एनीबॉडी? नहीं बता पा रहे? ध्यान से सुनना आप मेरी बात, योर अटेंशन। मान लो हमने यहाँ पर ये बैटरी लगाई और बैटरी की वैल्यू हमने बतानी है।
ये बैटरी की वैल्यू ही वोल्ट मीटर मेजर करके बताएगा, ये हमने बतानी है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इसको करना कैसे। एक चीज देखो बेटे, ये ऑन ऑफ स्विच है। इस ऑन ऑफ स्विच से, जिसको आप की भी बोल देते हो, ये की इकट्ठा ही ऑफ कर सकता है, तीनों कैपेसिटरों को इकट्ठे ही ऑन होंगे। यानी इन तीनों कैपेसिटर्स के लिए टाइम फैक्टर जितनी देर ये ऑन रहेगा वो तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है, टाइम फैक्टर। दूसरी बात, आपको पता है जब सीरीज में कोई चीज लगती है तो उसमें करंट सेम जाता है, सेम करंट। उसका मेमोरी टूल भी बताया था मैंने। सीरीज में करंट सेम जाता है, शीर्ष याद रखना, सीरीज में करंट सेम जाता है। इसका मतलब है इन तीनों में करंट भी सेम गया, ये भी सेम। गॉट इट। अब अगली बात ध्यान से सुनो, सभी बच्चों को पता होना चाहिए करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज अपॉन टाइम, 10th क्लास फार्मूला। इसको ऊपर लेकर आओ, तो चार्ज का क्या फार्मूला बन गया, Q इक्वल टू IT। तो इसका मतलब है जब चार्ज करंट भी सेम है तीनों में और टाइम फैक्टर भी सेम है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके चार्ज भी, तो चार्ज भी तीनों में सेम आना चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। चार्ज अगर इधर Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, देयरफॉर Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। अब हमारे पास तो किसी भी चार्ज की वैल्यू नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो हम Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं चार्ज की। सर कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, आपको पता है इस कैपेसिटर की, इसकी कैपेसिटी क्या लिखेंगे हम, C2 इज इक्वल टू Q2 V2। इसको इधर ले जाओ, C2 V2 इज इक्वल टू Q2। C2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है C2 की, ओके 12 माइक्रोफैरड। और V2 उसके वोल्टेज दे रखी है 60, ओके। तो चार्ज आ गया 1272, 720 माइक्रोफैरड आ गया Q2, ओके। 720 माइक्रोफैरड Q2 क्यूलम आ गया, सॉरी क्यूलम। तो इतना ही चार्ज मेरे पास रहेगा, इधर भी इधर भी। अब बच्चा बोलेगा सर अगर Q1, ऐसे तो जैसे आपने Q2 का फार्मूला लगाया है ऐसे ही हम Q1 का लगाते हैं। तो Q1 क्योंकि Q2 के बराबर है तो उसको आप 720 लिख लो। मैंने कहा ठीक है बेटे, और कैपेसिटी उसने दे रखी है 8, और V1 निकाल लेते हैं, इसने इसको डिवाइड करा जाके। तो V1 जानते हो कितना निकलेगा बेटे, 8 9 72, 90 वोल्ट आ गया V1, ओके। और V2 हमें पहले ही पता है 60 वोल्ट। अब इधर आ जाओ Q3 में, Q3 किसके बराबर है, Q2 के ही बराबर है, और वो किसके बराबर है, C3 V3। तो यहां से इसको पुट कर दो, कितना 720, और C3 की वैल्यू कितनी है 16, 16। और बेटे, और उसके बाद क्या आएगा, अब हमें V3 निकल जाएगा। 16 को नीचे लेकर आओ, क्या 16 का टेबल 720 को डिवाइड करता है बेटे, बोलो, क्या 16 का टेबल 720 को डिवाइड करता है कि नहीं करता, पता ही नहीं है यार, बोलो। भाई 720 इज डिविजिबल बाय 16 और नॉट, +2 के बच्चे से पूछ रहा हूँ, कोई 7th क्लास के बच्चे से नहीं पूछ रहा, पता ही नहीं रहे, बोलो। 720 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा, ले बस। और यहां से ही दिमाग लगा लो, अगर 8 से डिवाइड करा तो 90 वोल्ट आ गया, और 16 से डिवाइड करो तो इसका भी आधा हो जाएगा। पार्टी दी